हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आ जाइए, जुड़ जाइए आपके कोर्स। ये एक पोयम हम आज बात करेंगे, द ट्रीज। क्या नाम है आपके कोर्स की पोयम का? द ट्रीज। अब आप देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी पोइट की, और पोइट की बात करेंगे कि हमारी इस कविता की जो पोइट है वो किस नेचर की पोइट है और उन्हें किस विशेष बात के लिए जाना जाता है। दूसरी बात रहेगी पोयम। पोयम कब पब्लिश हुई, कब लिखी गई, और हम थीमेटिकली और स्ट्रक्चरली इस पोयम की बात करेंगे। तो आइए, सबसे पहले द ट्रीज एंटाइटल्ड जो पोयम है, इस पोयम को हैड्रिन सेसिल रिच नाम की पोइट ने इसको कंपोज किया, लिखा। अब जब हम कवियत्री की बात करते हैं तो 1929 में इसका जन्म हुआ। कहाँ हुआ? यूएसए में। कब? 1929 में यूएसए में जन्म हुआ। और पोइट की 2012 में डेथ हुई। ये रिलेटिंग टू पोइट इंफॉर्मेशन एक छोटी हमें जो रखनी है। अब कहाँ अमेरिकन पोइट है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो कौन सी पोइट हुई है? अमेरिकन पोइट हुई। आप देखो, इस पोइट की सबसे बड़ी जो विशेषता है और जो एक कविता से रिलेटेड है, ये फेमिनिस्ट पोइट है। कैसी पोइट है? फेमिनिस्ट। हालांकि इसने अपनी कविताओं में एक आपका जो टॉपिक, जो थीम रही वो फेमिनिस्ट रही। दूसरी आपकी रही इनकी पॉलिटिकल व्यूज पर भी। और अगली एक और जो रही वो पर्सनल बहुत सारी चीजें आपकी राइटिंग्स में, इस पोइट की राइटिंग में रिवील होती है। तो लीजिए, हमने इतना जाना। अब बात ही करेंगे कि द ट्रीज जो पोयम है ये कब लिखी गई, कब प्रकाशित हुई। तो बच्चों क्या है, बहुत सारी जगह इंफॉर्मेशन से क्लियर नहीं मिलती, और उसका कारण है अलग अलग एडिशन में बार बार अलग अलग टाइमली जो प्रकाशित होने की वजह से ऐसी बात आती है। लेकिन एक मोटे तरीके से इसके लिखे जाने और प्रकाशन की बात करें तो कुछ डॉक्यूमेंट्स में, लिटरेचर में इस कविता के लिखे जाने के लिए कहा अराउंड 1974 से 1975 के बीच में इस कविता को लिखा जाना, और उसी समय लेटर ऑन, तुरंत इसी समय लेटर ऑन, ये इसकी एक एंथोलॉजी है, द फैक्ट ऑफ डोर फ्रेम, इसमें इसका प्रकाशन हुआ। तो ये हमारे पास इससे रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन है। अलग अलग एडिशंस में अलग अलग इसके नाम आते हैं, उसमें कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। हम केवल आपसे इतना सा इंफॉर्मेटिव बात कर रहे हैं। और चूंकि आपका स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे क्वेश्चंस एग्जाम के यानी व्यू पॉइंट से यदि हम बात करें तो इतना ये कोई इश्यू नहीं है, फिर भी आप अपने स्तर से देखेंगे। अब यहाँ आइए, आप बात करते हैं रिलेटिंग टू पोयम। और सबसे पहले हम पोयम का स्ट्रक्चरल और थीमेटिक स्टेटस देखेंगे। क्या देखेंगे? सबसे पहले मैंने आपको स्ट्रक्चरल और थीमेटिक व्यू देखना चाहिए। सबसे पहले यदि पोयम को हम पढ़ते हैं तो दो स्टैंडर्ड हम देखते हैं। इस कविता के स्ट्रक्चरल व्यू पॉइंट पर जब हम आते हैं तो ये कविता क्या है बच्चों? ये पोयम आपकी फ्री वर्स है, फ्री वर्स। और आप समझते हैं ना फ्री वर्स क्या है?
so many times we have discussed through these videos, in these discussions, और क्लियर भी है आपको कि फ्री वर्स एक ऐसी पोएम होती है जिसमें किसी भी तरह का मीटर, राइम और स्ट्रेंजाज की बाउंडेशन नहीं होती। दैट मीन्स इरेगुलर स्ट्रेंजाज, इरेगुलर राइम, इरेगुलर मीटर से मिलते हैं, ऐसी पोएम आपकी फ्री वर्स कहलाएगी। क्लियर बच्चों? अब आप देखें, हम स्ट्रक्चर जब इस पोएम पर ध्यान देंगे तो आप भी अपनी टेक्स्ट बुक में देखना, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, देयर आर 4 स्ट्रेंजाज, आपके 4 स्ट्रेंजाज आपको मिलेंगे। और जो पहला स्ट्रेंजा है, इट कंटेन्स 7 लाइन्स, इसमें आपको कितनी लाइन मिलेगी? 7 लाइन। सेकंड आपका 9 लाइन्स, थर्ड 8 लाइन्स, और आपका जो फोर्थ स्टेंजा है वो 8 लाइन्स। और टोटल बच्चों यदि हम स्टेंजा वाइज बात करें स्ट्रक्चरल, तो कितनी हो गई आपकी टोटल लाइन्स? कितनी होगी? 32 लाइन्स एंड 4 स्टेंजास। क्लियर है? अब दूसरा जो स्टडी का जो पैटर्न आता है, उस पैटर्न की आप बात करो, और वो कौन सा रहेगा बच्चों? थीमेटिक। हम ये समझेंगे कि थीमेटिक तरीके से ये पोएम जो है वो क्या स्टेंजा कौन से रहेंगे इसके, और इसमें क्या इसकी थीम है, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो देखो, दीज 4 स्टेंजास थीमेटिकली डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस, आपके 2 सेक्शन में बटे हुए हैं। आपका फर्स्ट और सेकंड स्टेंजा नंबर 1 हो जाएगा। थीमेटिकली बात कर रहा हूं मैं, देखो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। स्ट्रक्चरल तो क्या कहा? स्ट्रक्चरल 4 स्टेंजाज, थीमेटिकल क्या हुआ? 2 सेक्शंस, एंड फर्स्ट जो सेक्शन है उसमें आपके 2 स्टेंजा, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेंजा, और आपका सेकंड जो सेक्शन है थर्ड एंड फोर्थ स्टेंजा। अब आपका जो पहला जो है वो क्या है? थीमेटिकल डेस्क्रिप्टिव स्टेंजा कहलाएगा। और आपका जो सेकंड, थीमेटिक बात कर रहे हैं हम, और जो सेकंड है वो कैसा रहेगा आपका? ये रहेगा आपका पर्सनल, जिसको हम कहेंगे रेफ्लेक्टिव। कैसा है? रेफ्लेक्टिव स्टेंजा है। तो क्लियर है? हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू पोएम, रिलेटिंग टू पोइट और रिलेटिंग टू पोएम, स्ट्रक्चरल और थीमेटिक, हमारे पास एक मोटी मोटी सूचना हो गई जो एक पढ़ने वाले बच्चों को बैकग्राउंड के रूप में, समझने के रूप में होनी चाहिए। अब लीजिए, इसकी यदि थीमेटिक 1 लाइन में यदि बात करें, इन सिंगल लाइन बात करें, तो ये जो है आपकी 2 व्यू पॉइंट में चलती है पोयम। ये आपकी पोयम थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है आपके लेवल से अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेकिन आपको थोड़ा समझने का प्रयास करना। और वो क्या है? इसका 2 व्यू पॉइंट आप लेंगे। एक क्या है आपका? नेचुरल, और दूसरा क्या है आपका? वो है ह्यूमन। और ह्यूमन में कौन है आपका? फीमेल, या आप कह देंगे वीमन। मीन्स ये आपकी जो पोएम है 2 एंगल से आपको समझनी पड़ेगी। एक एंगल तो ये है कि आपका जो नेचुरल नेग्लिजेंसी एंड आर्टिफिशियलिटी, हाउ वी हैव गॉन सो फार अवे फ्रॉम द नेचुरल। और दूसरा है फ्रीडम ऑफ वीमेन, एक बहुत मिशनरी, बहुत एक सोशल रिफॉर्मिंग पर्पज से हमारी पोइट्री से कविता की थीम के माध्यम से बात करती है। लेकिन बच्चों ध्यान रहे,
अब चूंकि आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, दो एंगल से इस पोएम को समझना पड़ेगा। हम कोशिश बिल्कुल आपको वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन, बिल्कुल जहां ये कविता चल रही है उसी तरीके से बात करेंगे, लेकिन इसका लिटरल मीनिंग समझे बिना मैं समझता हूं कविता का जो मेन मोटो है वो आपका प्राप्त नहीं होगा, मिलेगा नहीं, इसलिए वहां तक भी हमें बात करनी पड़ेगी। तो लीजिए हम पोएम को, और बहुत शॉर्ट में, बहुत जल्दी से हम बात करेंगे क्योंकि आप बात को समझ जाएंगे। यहां देखो द ट्रीज है, तो आप ये बताओ द ट्रीज कहाँ होते हैं भाई? आप यदि सवाल का आंसर आपके पास है, ट्रीज कहाँ होते हैं? फॉरेस्ट। ट्रीज का जहां आया तो फॉरेस्ट। आपका ये देखो, ये पोयम आपका सिंबॉलिक है। ये टर्म जो यहाँ यूज किया गया ये सिंबॉलिक है। अब ये बात भी क्लियर करना बहुत जरूरी है। सिंबॉलिक है आपका ट्रीज। ट्रीज जो है वो अपने आप में क्या है बच्चों? सिंबल है, सिंबल, सिंबॉलिक। अब आपको यह समझना पड़ेगा व्हाट डज मीन सिंबल and what's the purpose of a symbol in poetry, and especially here when we discussing this poem। और जब आज हमें पोएम डिस्कस कर रहे हैं तो हमें समझना पड़ेगा ट्रीज जो है वो सिंबॉलिक तरीके से, एक तो आपके पास आपका टेक्सुअल मीनिंग द ट्रीज, ट्रीज आपको समझ आ रहा है, आपका प्लांटेशन से मतलब है, फॉरेस्ट से मतलब है, नेचर से मतलब है। लेकिन दूसरा जो सिंबॉलिक मीनिंग है इसका, ये फेमिन वर्ड से इसका मीनिंग है, मीन्स स्त्री समाज का प्रतीक है, मीन्स विमन का ये सिंबल, यानी इसका प्रेजेंट रिप्रेजेंट करता है। ये आपका ध्यान रहेगा, इसी के अराउंड सराउंड ये सारी थीम चलेगी। यहां क्लियर हुआ हमारी पोइट फेमिनिस्ट है। और फेमिनिस्ट से क्या मतलब है? ऐसा राइटर, ऐसी कवियत्री, ऐसा कवि जो अपनी राइटिंग में स्त्री समाज के एक्सप्लॉयटेशन को उजागर करता है और उसके फॉर फ्रीडम ऑफ फेमिन वर्ड, और उस दुनिया, स्त्री समाज की आजादी, स्त्री समाज की स्वतंत्रता, स्त्री समाज के सेल्फ रेस्पेक्ट की बात करता है। तो यहां स्वाभाविक है कि हमारी इस कविता की जो पोइट है वो स्वयं एक स्त्री है। इस कविता में सिंबॉलिक जो आपकी लाइन से चलती है, सिंबॉलिक जो मीनिंग है वो कौन है? विमन है। विमन या रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमन है, फेमिन वर्ड की बात की जा रही है। अब हमें ये क्लियर हो जाता है कि दोनों व्यू से हम देखेंगे। तो देखो आप क्या कहा लाइंस में, द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। पहले तो देखो पेड़ कहां पर है? पेड़, द ट्रीज इनसाइड, इनसाइड अंदर, आर मूविंग आउट इन द फॉरेस्ट, जंगल की ओर जा रहे हैं, जंगल की ओर बढ़ रहे हैं। तो अब क्या मतलब हुआ? पहली बात तो लिटरेरी व्यू से आप बात कर लो। तो लिटरेरी व्यू से देखेंगे, एक तो ट्रीज है, प्लांटेशन, और एक यहां पर आपका मूविंग है। तो आप देखो ट्रीज मूवमेंट करते हैं क्या? मूवमेंट किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? ह्यूमन बीइंग की, मानव की। तो जब ऐसा हो तो वहां क्या होगा? पर्सोनिफिकेशन होगा। क्या कर दिया बच्चों? पोइट एज पर्सोनिफाइड द ट्रीज। हियर ट्रीज सिंबॉलिकली
have been presented and trees represents, किसको रिप्रेजेंट करते हैं? द वर्ड ऑफ विमन, स्त्री समाज को प्रेजेंट करते हैं। और इस तरह से नेचुरल वे से लेते हैं तो यहाँ एक चीज है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड आइडिया है क्या कि हमने क्या कर दिया, फॉरेस्ट जहां पर क्या होता है, पेड़ पौधे होते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल दुनिया में क्या हुआ कि हमने पेड़ पौधों को घरों में कैद कर दिया। हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल डेकोरेशन पर्पस से अपने आप में ये करने लगे, तो ये कहाँ जा रहे हैं, जंगल की ओर जा रहे हैं। इसका मीन्स ये हुआ, ये हमारी पॉइंट ये कहना चाहती है कि जो आज हम पेड़ पौधों को सजावट के लिए, डेकोरेशन के लिए घरों में बंद करने लगे, इसको आवश्यकता कहाँ की है, फॉरेस्ट की। एक मीनिंग ये हुआ आपका। फिर क्या कह रहा है, द फॉरेस्ट, जंगल, दैट वॉज एम्प्टी, क्या, ऑल दीज डेज। अब ऑल दीज डेज कौन सा, हमारी जो पोइट है वो 20th सेंचुरी की पोइट है, और 20th सेंचुरी में दुनिया के अंदर स्पेशली अमेरिका की पोइट है तो बात कर रही है। और इसको जब हम अप्लाई करते हैं वर्ल्ड लेवल पे तो वहां भी बात सही है। क्या हो रहा है कि हम नेचुरल ग्लोरी को रिजेक्ट करके आर्टिफिशियल ग्लोरी की ओर चल रहे हैं, और इसलिए क्या हो रहा है, जंगल क्या हो रहा है, एम्प्टी, खाली। ऑल दीज डेज, these days, these days means at present, these days means क्या हुआ, at present। और at present कौन सा भाई, at present कौन सा, nowadays, in modern age, where no bird could sit। अब जब जंगल में पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, पेड़ पौधे कहाँ चले गए, घरों में चले गए, कैद कर दिए, जहां न पक्षी बैठ सकता, नो इंसेक्ट हाइड। याद है ना आपको, पेड़ पौधे जंगल में पक्षियों का, इंसेक्ट्स का, एनिमल्स का क्या होता है, शेल्टर, शेड। जब जंगल विदाउट ट्रीज होगा तो इनके लिए न छांव है न इनके लिए स्थान है, ऐसी स्थिति जंगल की बता रहा है। नो सन, और सूरज का बरी ईट्स फीट इन शैडो। अब यहां देखो, सूरज भी अपने कदम छांव में नहीं। बरी मीन्स क्या होगा, बरी मीन्स यदि देखेंगे तो बरी मीन्स दफन करना होगा, डिक्शनरी मीनिंग, लेकिन यहां बरी से मतलब है रखना। अब सूरज कैसे रखता है पैर, ये समझना पड़ेगा पहले, कैसे रखता है सूरज पैर, इन शैडो, ऊपर आसमान में सूरज जब चमकता है, और जब पेड़ पौधे होते हैं जंगल में तो उनके ऊपर उसकी जो है छाया या उसकी किरणें रुक जाती है, और उनमें से नीचे वो नीचे तक पहुंचता है, अपने पैर जमाता है। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल खाली है, द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स। आपने देखा लाइन वही रिपीट हो रही है, एक प्रकार से पूरी लाइन वैसे रिपीट हुई, यहाँ केवल नाइट्स है। यहाँ इन लाइंस में एक चीज और बहुत प्यारी आप देख रहे होंगे जो मैं बार बार बात करता हूं, ये जो लाइंस है, पहली लाइन आपकी जो मेन लाइन है उसके तुरंत बाद आप देखो सेकंड लाइन, देखो थर्ड, देखो आपकी फोर्थ, देखो और फिफ्थ, देखो। यहां आपका आके जो लास्ट लाइन है पहले स्ट्रेंजा की, वहां आकर आपका फुल स्टॉप है, बिना पंक्चुएशन के लाइन से चलती है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ, समझ रहे हो ना आप, आ रहा है याद आपको, आया ध्यान। अभी अभी हमने एक पोएम पढ़ी थी उसमें तो डिस्कस किया था क्या, एंजाममेंट,
यहां यदि पंक्चुएशन के बिना कोई लाइन चलती है, उसका रीजन क्या होता है? द फ्लो ऑफ आइडिया डजंट cease at the end of line. It runs in the flow and comes at the end of the punctuation, that is called enjambment. यहां enjambment का प्रयोग किया। क्या कह रहा है? फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स, इन रातों को विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाई मॉर्निंग। अब यहां तो क्या हो रहा है? स्टेंजा फर्स्ट में और स्टेंजा सेकंड में। वैसे बेसिकली हम देखेंगे तो ये पाएंगे कि डिस्क्राइब कर रही है पोइट हमारी फॉरेस्ट को, उसकी सिचुएशन को। लेकिन ये जो लाइन है ना आपका, विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाई मॉर्निंग, क्या है? पोइट का एक मिशन है। सी स्ट्रगल्स फॉर द वेलफेयर ऑफ विमेन। अब आप दूसरा लिटरल मीनिंग आ जाओ, सिंबॉलिक मीनिंग आ जाओ। किसके लिए बात कर रही है? महिलाएं जो डोमिनेटेड पैट्रियार्क, हाँ, पितृ समाज में, और ये सारी दुनिया में ये समस्या रही। उधर एक आयरिश पोइट है W.B. येट्स, वो सिंबॉलिक पोइट है और उसने बहुत सिंबॉलिक माध्यम से बहुत ज्यादा लिखा। उधर एक आपका हेनरिक इब्सन का डॉल्स हाउस है। हेनरी इब्सन ने डॉल्स हाउस में भी क्या किया? महिलाओं की आजादी के लिए। हमारे इंडो इंग्लिश पोइट्स में भी कमला दास स्पेशली फॉर फेमिनिस्ट रिवॉल्यूशन जानी जाती है। यहां बड़ी ऑप्टिमिस्टिकली, यहाँ क्या है इस लाइन में? विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाई मॉर्निंग, सुबह ये जंगल जो खाली है ये भर जाएगा। ऐसा कहने का मतलब ये क्या है? यानी ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक लाइन है। बिकॉज विद दिस रिवॉल्यूशन द रेनेसां ऑफ विमेन अवेयरनेस, महिला अवेयरनेस को लेकर आपकी कवियत्री ये उम्मीद करती है कि कल अगले दिन ये जंगल, खाली जंगल भर जाएगा। यहाँ क्या बात हो रही है? हमारी कवियत्री उम्मीद करती है खाली जो हमारा जंगल है ये भर जाएगा, ऐसी उम्मीद वो करती है। देखो सेकंड हमारा जो स्टेंजा है, ऑल नाइट द रूट्स वर्क, सारी रात जड़ों ने, कौन सी जड़ों ने? इन प्लांट्स की, इन ट्रीज की जड़ों ने क्या किया? काम किया। टू डिसएंगेज, डिसएंगेज, एंगेज मीन्स कनेक्ट और डिसएंगेज मीन्स डिस्ट्रैक्ट, दूर करना, सेपरेट। तो क्या कहा? देमसेल्व्स, किसके लिए आ रहा है? फ्रॉम द क्रेक्स। अब क्या हो रहा है यहाँ पर? पेड़ों की जो जड़ें हैं जो जम गई है, बहुत गहरी हो गई है, उन्होंने कंटिन्यू थ्रू नाइट काम किया, वर्क किया। किसके लिए? सेपरेट होने के लिए अपने आप में। ये आपका टेक्सुअल मीनिंग चल रहा है, वर्ड टू वर्ड मीनिंग चल रहा है। लिटरल मीनिंग कौन सा है? स्ट्रगल ऑफ विमेन, महिलाएं जो डोमिनेटेड सोसाइटी में दोहरे कानून का शिकार हो रही है, उन पर पाबंदियां, उनकी जो उनके ऊपर जो रेस्ट्रिक्शंस है, मेनी टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शंस, सोशल बाउंडेशंस, उसके स्ट्रगल की बात करें। और स्ट्रगल किसके लिए? फ्रीडम। किसके लिए? फ्रीडम, उनकी आजादी के लिए, उसकी ओर इशारा करती है पोइट। इन द वरांडा फ्लोर, वरांडा फ्लोर में द लीव्स स्ट्रेन टूवर्ड द ग्लास,
अब यहाँ चूंकि वो वर्णन कर रही है, डिस्क्राइब कर रही है द ग्लास, तो आप देखो द ग्लास क्या है और कहाँ से आ गया द ग्लास। भाई वो अपने हाउसेस में जैसे पौधों को बंद कर दिया और न्यूली लग्जरियस वे में इस हिपोक्रेटिक सोसाइटी ने दिखावे के तौर पे जो आधुनिकीकरण की चकाचौंध में मकानों को ग्लासेस से पैक कर रखा है, जिसमें आपके पेड़ पौधे सांस लेना चाहते हैं, तो उसमें कहा द लीव्स स्ट्रेन टूवर्ड द ग्लास, ग्लास की तरफ वो क्या कर रही है, उससे आगे निकलने का प्रयास कर रही है। और ये यहाँ आपको यदि बात करें तो साइंटिफिक कंसेप्ट भी है? किसी भी पौधे को यदि आप बंद कर दो तो क्या करेगा, अपनी ग्रोथ के साथ वो आगे बढ़ना चाहता है। और इसका ये मतलब है, अब आपके मीनिंग समझ में आ गया होगा, बार बार मैं रिपीट नहीं करूं, क्योंकि इस टेक्सुअल और इस डेस्क्रिप्टिव पार्ट के वर्ड टू वर्ड मीनिंग के पीछे जो बात चल रही वो चल रही है फ्रीडम फॉर विमेन। डोमिनेटेड सोसाइटी में स्त्रियों पर जो पाबंदी, उस आंदोलन की बात कवियत्री कर रही है। और क्या कह रही है, स्मॉल ट्विग्स, छोटी टहनियां, स्टीफ विद एक्सर्शन, कड़क हो जाना। छोटी जो टहनियां है, अब आप देखिए उनकी ग्रोथ नहीं होना, उनको जब ओपन एनवायरमेंट नहीं मिलेगा, उनको ओपन जब हवा नहीं मिलेगी तो कैसी हो गई है, कड़क। ट्विग्स, ट्विग्स मीन्स छोटी छोटी ब्रांचेज जो स्टीफ विद एक्सर्शन। लॉन्ग और बड़ी क्रैम्प्ड बाउज क्या कर रही है, सफलिंग अंडर द रूट। बड़ी जो बाउज मीन्स ब्रांचेस, वो क्या कर रही है, सफलिंग यानी रगड़ खा रही है अंडर द रूट, उनकी जड़ों के साथ संघर्ष कर रही है। और यहां तो आप देखिएगा इस आइडिया को, ऊपर के आइडिया को क्लियर करने के लिए कवियत्री ने क्या किया, लिटरेचर में टू क्लियर द आइडिया so that reader can follow the idea, the literary figure is a simile, और वहां सिमिली का प्रयोग करके राइटर क्लियर करना चाहता अपने रीडर्स को। और यहां देखो आप, लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, देखा होगा आपने, यदि एक पेशेंट कई दिनों तक बंद रहे, हॉस्पिटलाइज रहे, और फिर यदि उसको डिस्चार्ज कर दिया जाए, वहां से उसको वहां से छोड़ा जाए, न्यूली डिस्चार्ज, अभी अभी न्यूली डिस्चार्ज्ड पेशेंट, तो आप देखो उसकी स्थिति कैसी होगी भाई। वो वहां से कैसे बहुत फ्रेशली, बहुत उससे उम्मीद के साथ, उमंग के साथ बाहर की ओर भागेगा। आप डेस्ट चकाचौंध मूविंग और टू द क्लिनिक डोर्स, क्लिनिक डोर्स हॉस्पिटल के जहां वो बंद है, क्लियर किया सिमिली की सहायता से कि जिस तरह से एक पेशेंट को छोड़े जाने पर वो वहां से भागता है, वैसे ये बड़ी छोटी टहनियां अपने आप में संघर्ष कर रही बाहर निकलने को। ये तो हुआ इसका लाइन टू लाइन और वर्ड टू वर्ड मीनिंग, लेकिन हमारी पोइट का जो उसके पीछे जो अंडर करंट जो थीम चल रही वो क्या है, सेक ऑफ द वीमेन एंड द रिवॉल्यूशन फॉर द वेलफेयर ऑफ वीमेन। इस 20th सेंचुरी में महिलाओं को आजादी मिली और महिलाएं अपने इम्पोर्टेंस को समझने लगी, उन्होंने दुनिया में, सोसाइटी में अपना जो परफॉर्मेंस देना स्टार्ट किया, इस ओर कहती है। अब यहां देखो आपका थर्ड स्टेंजा और फोर्थ स्टेंजा, ये क्या है, रेफ्लेक्टिव है। और मैं जल्दी ले रहा हूं, आप बात को जुड़ गए, अब आप थीमेटिकली जुड़ गए
कि इस पोएम में क्या बात हो रही है। देखो, आई सिट इनसाइड, यहाँ पोइट, आई कौन है बच्चों? पोइट हरसेल्फ, कवियत्री स्वयं के लिए यूज कर रही है। आई सिट इनसाइड डोर्स ओपन टू द वरांडा। वरांडा, खुले दरवाजे वाले वरांडा में मैं बैठकर राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, लंबे लंबे पत्र लिख रही हूं से मतलब है मीन्स इट इज द मिशन ऑफ पोइट फॉर द सेक ऑफ विमन। और दूसरा यदि मीनिंग ले रहे हैं ट्रीज का, तो फॉर द सेफ्टी ऑफ द ट्रीज। क्या कहना चाहती है? दीज ट्रीज शुड नॉट बी केज्ड, शुड नॉट बी बाउंडेड, शुड नॉट बी कवर्ड अंडर दीज सोई और आर्टिफिशियल एनवायरमेंट। मीन्स क्या कहना चाहती है? दे शुड हैव देयर नेचुरल प्लेस सो दैट दे कैन हैव द प्रॉपर ग्रोथ, ताकि वो प्रॉपर ग्रोथ ले सके, ऐसी बात कर रही है। ये क्या है? इन विच आई, फिर देखिएगा, आई स्केर्सली मेंशन द डिपार्चर, जिसमें मैं मेरे लेटर्स में मुश्किल से ही इनका डिपार्चर मेंशंस मीन्स टू राइट, लिख पाऊं, ऑफ द फॉरेस्ट। किसके डिपार्चर की बात कर रही है? फॉरेस्ट। फॉरेस्ट कहाँ जा रहा है? ट्रीज कहाँ जा रहे हैं? जंगल में। और कहाँ है ये? आर्टिफिशियल घरों में, वहां बंद कर दिया गया है। तो ये वहां से कहा जंगल की ओर बढ़ रहे हैं। और कवयित्री कहती इनका जो डिपार्चर है मीन्स उनके जब स्वतंत्र होने की जब स्थिति है तो वो कैसा महसूस कर रहे होंगे। मुश्किल से इंच बाय इंच उनकी खुशी को मेंशन कर पाए। ये वो कहती है, द नाइट्स इज फ्रेश फ्लैश द होल मून शाइन्स। रात्रि में चांद आसमान में पूरी तरह से चमक रहा है। इन स्काई, इन स्काई। अब आप देखो, यहां यदि द स्काई के लिए बात होती, स्काई के लिए प्रॉपर बात होती, तो यहां द आर्टिकल आता ना स्काई के लिए द। और यहां क्या हो रहा है? इन अ स्काई, आसमान। आसमान किसका प्रतीक है? फ्रीडम का। किसका प्रतीक है? फ्रीडम का। इसलिए वहां ए आर्टिकल आया। किसका? विमन की आजादी, पेड़ पौधों की आजादी के माध्यम से बात कर रहा है। क्या? एंड द होल मून शाइन्स, द स्मेल ऑफ लीव्स, पत्तियों की सुगंध, गंध, एंड और लीचन। लीचन क्या है? उन ब्रांचेज पर जमी हुई काई। स्टील रीचेज लाइक अ वॉइस इनटू द रूम्स। वहां जो गति हो रही है वो अभी भी, क्योंकि कवियत्री ओपन वरांडा, ओपन डोर वरांडा में बैठी हुई है, तो वहां पहुंच रही है से मतलब है आप विमन फ्रीडम व्यू पॉइंट से देखेंगे तो क्या हो रहा है कि महिलाओं की आजादी, महिलाओं में चेंज, उनका जो रेनेसांस स्पिरिट है वो कवियत्री देख रही है। इस आंदोलन का रिजल्ट देख रही है। दैट मीन्स ये। और दूसरा मीनिंग क्या है? प्लांटेशन के तरीके से कि ये जंगल की ओर जा रहे हैं, पत्तियों का मूवमेंट और उनकी खुली हवा में ताजी जो हवाओं के साथ जो आ रहा है वो मुझे उनकी आवाज और उनकी सुगंध पहुंच रही है। फिर देखो आप, माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स, मेरा मस्तिष्क। विस्पर्स मीन्स पुष्पसाट से मतलब है उसके मस्तिष्क में कुछ विचार चल रहे हैं। विच टुमारो विल बी साइलेंट, कल ये शांत हो जाएगा। अब शांत कब हो जाएगा? मीन्स सी होप, वो उम्मीद करती है। सी थिंक्स, वो सोचती है। Not only things, but she is hopeful that tomorrow the mission will complete.
will take place as she wants, जैसा वो चाहती है। इसलिए कह रहे लिसन, सुनो। यहां क्या हो रहा है, पोइट एड्रेसेज द वर्ल्ड, कवियत्री दुनिया को संबोधित कर रही है। द ग्लास इज ब्रेकिंग, ग्लास कांच टूट रहा है। अब यहां वही बात है, कांच किसका प्रतीक है? कांच, चूंकि यदि आप पौधों को, पेड़ों को ग्लासेस हाउसेस में बंद कर देंगे तो क्या होगा, उनका ग्रोथ रुक जाएगा। और जब ग्लासेस टूट रहे हैं तो क्या होगा कि उनको अपनी ग्रोथ मिलेगी, उनको सांस मिलेगा। इनटू द नाइट, रात को, विंड्स रश टू मीट देम, और हवाएं भी इनसे मिलने का क्या प्रयास कर रही से मतलब है। हवाओं से यहाँ क्या सोचेंगे, विंड से क्या सोचेंगे, विंड ऑफ रिवॉल्यूशन। यहाँ विंड कौन है, विंड ऑफ रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन जो है, रिवॉल्यूशन इन द फील्ड ऑफ नेचर, प्लांटेशन, फॉरेस्ट्री, और आपका दूसरा जो मीनिंग आ रहा वो ये है फेमिनिज्म, वर्ड ऑफ फेमिनिज्म। क्या, द मून, चांद क्या हो रहा है भाई, ए ब्रोकन लाइक अ मिरर। अब ये अलग बात आ रही है, चांद कांच की तरह टूटा है, इससे मतलब ये हुआ आसमान में जब चांद चमक रहा है तो चांद की जो चांदनी है वो पेड़ पौधों पे गिरती है, और उनमें से जगह जगह से, उनमें से थिक जो नेस है उसमें से कई जहां स्थान है उसमें से उनकी किरणें चमकना, तो चांद ऐसा लग रहा है जैसे टूटा हुआ है। मीन्स द पीसेस फ्लैश, चमकना, पीसेज चांद के टुकड़े, नाउ इन द क्राउन, इन द क्राउन। अब आप देखो, ऑफ द, और क्या कहा, टॉलेस्ट ओक, टॉलेस्ट ओक, एक ओक का जिक्र कर रही है, काइंड ऑफ आपका ट्री है, उसके ऊपर से सिरे से, क्राउन का मतलब है ताज। दैट मीन्स यहां पर कवियत्री ने क्या किया, नेचुरल ग्लोरी को डिस्क्राइब। इमेजरी कौन सी है, नेचुरल इमेज, विजुअल, शी हैज विजुअलाइज्ड द नेचुरल ग्लोरी। आपने यहाँ क्लियर हुआ, पोयम में आपकी जो न्यू लेटेस्ट मॉडर्न वर्डोलॉजी है, इमेजेस नेचुरल है, और सिंबॉलिक तरीके से ये कविता चलती है। हमारा जो ट्रीज जो वर्ड है वो सिंबॉलिक है। एक मीनिंग इसका है प्लांटेशन मीन्स नेचुरल ग्लोरी, दूसरा इसका मीनिंग है आपका विमन। एंड इस यहाँ दो तरीके से बात हो गई, कवियत्री हमारी फॉर द सेक ऑफ नेचर सो दैट इट कैन हैव इट्स ग्रोथ। आओ आर्टिफिशियल तरीके से जो हमने पेड़ पौधों को घरों में लगाकर अपने आप को लवर ऑफ नेचर कहना शुरू कर दिया, तो इट्स नॉट इनफ, लेट दे बी इन देयर नेचुरल प्लेसेस सो दैट दे कैन हैव ग्रोथ, नंबर 1। और नंबर 2, symbolical meaning, when trees here represents women, the word of women, that means here now be free from the dominated male societies stale foundations for women, let they be free। उनको मुक्त करें और उनको अपना सेल्फ रेस्पेक्ट पाने दें, उनकी आजादी की। और कवियत्री उम्मीद करती है टुमारो इट विल बी फुलफिल्ड, द मिशन विल कंप्लीट, दे हैव चेंज्ड देमसेल्व्स एंड दे आर बीइंग द पार्ट ऑफ द प्रेजेंट सोसाइटी, मीन्स द स्पिरिट ऑफ रेनेसां दे हैव and there certainly will be the change। इस तरह से इस कविता का मीनिंग है। मुझे उम्मीद है
कि आपको क्लियर हुआ होगा। दो सिंबॉलिक मीनिंग होने की वजह से कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। आई होप दैट it will be very helpful, and we'll meet you in next video with such your course poetries or lessons. Thank you for watching.